ये धमाका जिस वक्त हुआ, लाल किले के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा धमाका रिकॉर्ड हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम 6:50 और 57 सेकंड का वो वक्त था जब ये धमाका हुआ। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बता रही है कुमार कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, काफी चहल पहल थी रोड पर, बहुत सारी गाड़ियां यहां से आगे की तरफ मूव कर रही थी और ठीक उसी वक्त ये धमाका हुआ। और जो सीसीटीवी कैमरे में दिन और समय दिखाई दे रहा है, 10 नवंबर 2025 6:50 57 सेकंड पर जोरदार धमाका हुआ। कुमार, देखिए, दरअसल ये लाल किले के कंपाउंड में बनी हुई पुलिस चौकी है। इसको लाल किला पुलिस चौकी बोलते हैं और इसी पुलिस चौकी के अंदर जो है पूरा कंट्रोल रूम है, जिसमें तमाम सीसीटीवी का जो की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर होती है। मॉनिटर यहाँ से किया जाता है और ये सीसीटीवी जो है वो लाल किले के सामने वाली सड़क पर जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ पर लगे हुए हैं, पूरे चांदनी चौक में। और जो इसका आसपास का इलाका है, भगीरथ पैलेस वाला, इस पूरी मार्केट में जो सीसीटीवी लगे हैं उसका कंट्रोल रूम जो है वो लाल किला पुलिस चौकी के अंदर बना हुआ है। और उसी पुलिस चौकी के अंदर बने कंट्रोल रूम में लगे डिवाइस में ये पूरा धमाका रिकॉर्ड हुआ है। दरअसल उसका सीसीटीवी जो है वो गेट नंबर 1 के पास लगा हुआ था। जब धमाका हुआ तो ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत सामान्य थी और जैसा मैंने कहा कि जिस जगह धमाका हुआ वहीं से ही लोग जो हैं रोड क्रॉस करते हैं। जो चांदनी चौक से शॉपकीपर हैं या फिर जो कस्टमर आते हैं यहाँ पर दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए, वो सड़क को क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एंट्री करके मेट्रो में सवार होकर अपने अपनी जगहों पर जाते हैं। तो ये क्रॉसिंग वाला है, यहाँ पर फुटओवर ब्रिज नहीं है, इस वजह से लोगों को सड़क के जरिए ही जो है रोड क्रॉस करना पड़ता है। और ऐसे में जो ट्रैफिक की मूवमेंट है मीनाक्षी, वो बहुत धीमी होती है। यानी ये समझ लीजिए 5 से 10 की स्पीड पर प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो है गाड़ी चल रही होती है। तो ऐसे में ट्रैफिक जो है हैवी था और उस दौरान जो कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में जमाते इस्लामी के 30 से अधिक ठिकानों पर रेड की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमाते इस्लामी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ तालमेल के साथ ये कार्रवाई की है। सोपोर के अलावा रफियाबाद जैसे इलाकों में ये कार्रवाई चल रही है। कुछ खुफिया इनपुट मिली थी, कुछ जानकारी ऐसी मिली थी कि इन इलाकों में जैश से जुड़े हुए आतंकी फिर से एक्टिव हो रहे हैं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इसके ऊपर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। मंजूर, जमाते इस्लामी का इसमें क्या रोल है, कितनी ठिकानों पर रेड चल रही है, क्या खुफिया इनपुट आई थी? इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। है बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर धर्मनगरी अयोध्या और धर्मनगरी वाराणसी भी थी। यहाँ के धार्मिक स्थल भी आतंकियों के टारगेट पर थे। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करने की फिराक में थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होते दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इन आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि धर्मनगरी अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक केंद्र भी निशाने पर थे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, जो सूत्र हमको बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ी भी है और संवेदनशील भी है, क्योंकि दिल्ली में लाल किला के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन उसका किया जा रहा है। यूपी एटीएस भी ब्लास्ट साइट पर गई थी और यूपी की जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं, जिसमें एसटीएफ शामिल है, एटीएस शामिल है और तमाम अफसर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। और उनको ये जानकारी मिली है कि गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन का संपर्क चूंकि लखनऊ में था, उसका लखनऊ में घर भी हुआ करता था और आतंकी इस बात की फिराक में थे कि कोई उनके पास मॉड्यूल में इस तरीके का इंसान हो, कोई इस तरीके का मॉड्यूल हो, कोई इस तरीके का स्लीपर सेल हो जो अयोध्या और वाराणसी में चला जाए, वहां जाकर के उनके लिए रेकी कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके पास मोबाइल फोन ऐसा हो जहां से उसकी लोकेशंस को ट्रेस ना किया जा सके। यानी कि किसी को अयोध्या जाना है, वाराणसी जाना है, तो कम से कम वो किसी भी इस्तेमाल में अपने जो स्मार्टफोन होता है उसका इस्तेमाल ना कर सके। और इसको लेकर के डॉक्टर शाहीन ने बताया जाता है कि बाकायदा अयोध्या में अपने
ने जो मॉड्यूल है उसको एक्टिव भी किया था, वहां पे जाके रेकी भी करवाई थी और निशाने पे थी धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी। मीनाक्षी, आपको तस्वीरें याद होंगी, मुश्किल से एक हफ्ते पहले की बात है कि एनएसजी ने बड़ी ड्रिल की थी वाराणसी में, और वाराणसी के इलाके में अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो एनएसजी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से ओवरपावर करेगी, किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों को खत्म करेगी, इसकी बाकायदा बड़ी ड्रिल भी वाराणसी में की गई थी और ये सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड भी हुआ था। जो ये बताता है कि न सिर्फ वाराणसी में बल्कि अयोध्या में भी इस तरीके का आतंकियों का थ्रेट था। और जो महत्वपूर्ण बात हमारे पास ये भी आई है कि आतंकियों के निशाने पर ये सीरियल धमाकों की साजिश थी। अभी तक की जितनी भी जानकारियां निकलकर सामने आई है उससे ये तो स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में रेकी करना, लगातार वहां से तस्वीरें खींचना, I-20 कार का धमाका आनन फानन में हो जाना, फरीदाबाद का जो टेरर मॉड्यूल है वो बस्ट होना, कश्मीर में एक आतंकी की गिरफ्तारी होना जिस डॉक्टर की कैबिनेट से असॉल्ट राइफल की बरामदगी होती है। दिल्ली के इस धमाके से जुड़े हुए जितने तार हैं वो आतंकियों से जुड़ते हैं और ये आतंकी बॉर्डर पार से जुड़ते हैं। ये जो सफेद कपड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं चारों तरफ से कवर किया हुआ, ये वही क्षेत्र है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था और अभी अभी हमारे आंखों के सामने एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। आपको जानकारी दे दें, जो जांच टीम है 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें अधिकारी जो है इस वक्त आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सबूतों को जुटाने का सिलसिला लगातार जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ यानी कि 10 तारीख की शाम से लेकर आज सुबह तक वो लगातार इन सीक्वेंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। और जो सबूत कल एकत्रित किए गए, कल दोपहर 3 बजे जब एनआईए की टीम यहां से सबूत एकत्रित करके निकल रही थी तो उनके अंदर जो I-20 कार ब्लास्ट हुई उसके मेटल, उसके पुर्जे, आसपास के इलाके से जुड़े हुए एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जो ये बताने के लिए काफी थे। कुमार, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, ये एविडेंसेस बताने के लिए काफी थे कि किसी तरीके का बारूद नहीं था, ये कोई RDX नहीं था, ये कोई IT नहीं थी, इस जगह पे कोई गहरा गड्ढा नहीं हुआ, ना हवा में विस्फोटक यानी कि उस बारूद के RDX जैसे बारूद के कोई कण यहाँ पर महसूस किए जा सकते थे। इसलिए ये एक बेहद ही अलग किस्म का धमाका था, बेहद अलग किस्म की तैयारी थी आतंकियों की। कुमार, देखिए, विस्फोटक जो है मीनाक्षी गाड़ी के अंदर था तो लिहाजा गड्ढा होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आमतौर पर तब जो है गड्ढा होता है जब कहीं पर बॉम्ब को प्लांट किया हो और वो बॉम्ब जो है वो सड़क पर कहीं रखा गया हो, तो उस दौरान वो गड्ढा होता है। तो लिहाजा गाड़ी के अंदर था तो उसके चांसेस कम थे। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए देख रही है। 10 सदस्यीय जो टीम है वो एनआईए की तरफ से गठित कर दी गई है। इस टीम को जो लीड है वो ADG रैंक के अधिकारी करेंगे जिनका नाम है विजय साखरे, और इस 10 अधिकारियों की टीम में 1 IG, 2 DIG, 3 SSP और बाकी DSP रैंक के अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले की अब जो है जांच करेंगे। तो फिलहाल अब जो जांच है वो तेज होगी, इसको जो है इंश्योर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जो दूसरी जांच एजेंसियों के, चाहे वो NIA हो, IB हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके कि दूसरी के एजेंसीज के अधिकारियों को कि कौन किस दिशा में काम करेगा, किस एंगल को लेकर जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन का एंगल जो है पुलिस या फिर जांच एजेंसियों से ना छूटे। जी कुमार, देखिए, ये इस हमले की प्लानिंग लगातार की जा रही थी। अभी तक जितने भी इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए खुलासे हुए हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, दर्शकों को बता दें कि 26 जनवरी को बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी और इसके लिए लगातार 1 साल से प्लानिंग चल रही थी। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की बाकायदा रेकी की गई थी। 26 जनवरी को बम ब्लास्ट की साजिश थी, ऐसा खुलासा खुद फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल से हुई पूछताछ में हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया है कि डॉक्टर उमर के साथ लाल किले की रेकी की गई। मुजम्मिल के फोन का जो डंप डेटा रिकवर किया गया, उस रिकवर डेटा से भी इस बात की जानकारी मिलती है। रेड फोर्ट की रेकी के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ही नहीं, डॉक्टर उमर भी साथ में था। इसके अलावा पूछताछ में जांच एजेंसी को यह भी पता चला
चला है कि 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करना था, लेकिन वो उसमें अगर कामयाब नहीं हो पाए तो फिर अगला टारगेट दीपावली पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जोरदार धमाका करना था। लेकिन दीपावली भी सकुशल संपन्न हो गई, इस प्लान में भी वो कामयाब नहीं हो पाए। इतने में फरीदाबाद का वो टेरर मॉड्यूल जो है वो बर्स्ट हो गया और फिर उमर को फरीदाबाद से भागकर दिल्ली आना पड़ा। और उस I-20 में जो विस्फोटक था वो भी आधा अधूरा था, वो भी पूरी तरीके से असेंबल्ड और तैयार नहीं था और आनन फानन में ये धमाका हुआ, इसलिए नुकसान कम हुआ। वरना जिस तरीके की प्लानिंग थी, जिस तरीके की जानकारी विशाल भी दे रहे हैं, रुचि भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, जो शाहीन है लखनऊ से गिरफ्तार की गई, शाहीन का भाई परवेज है उसे हिरासत में लिया गया। तैयारी केवल दिल्ली की नहीं थी, तैयारी ये थी कि अयोध्या में भी धमाका किया जाए, तैयारी थी कि बनारस में भी इसी तरीके का धमाका किया जाए। भारत को अस्थिर करने की सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी जो बर्स्ट कर दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ा खुलासा अभी तक की जांच में जो सामने आया, लाल किले में हुआ ब्लास्ट प्री प्लान्ड नहीं था और ना ही ये फिदाइन अटैक था। उमर ने पैनिक मोड में लाल किले के सामने कार धमाका किया। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद उमर दिल्ली की तरफ भागा। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उमर कार में विस्फोटक लेकर सुनहरी बाग मस्जिद के पार्किंग तक पहुंचा और उस दौरान वो ये सोच रहा था कि किस तरीके से इस विस्फोटक को लेकर दिल्ली से निकला जा सकता है, क्योंकि जगह जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है और ये विस्फोटक भी ठीक तरीके से असेंबल नहीं था। आनन फानन में ये धमाका हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट की जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों जिंदा कारतूस ब्लास्ट साइट से एफएसएल की टीम को मिले हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल एफएसएल को स्पॉट से मिले हैं। पहला सैंपल संभावित अमोनियम नाइट्रेट जैसा दिखाई देता है, तो वहीं दूसरा विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट से ज्यादा घातक है और इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही यह साफ होगा कि ये पहला विस्फोटक तो अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन ये जो दूसरा विस्फोटक है क्या ये अमोनियम नाइट्रेट से ज्यादा घातक है, इसकी जांच अभी की जा रही है। इस बीच फरीदाबाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर एक और जानकारी आ रही है। लखनऊ में लेडी डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज शाहिद से भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर परवेज से यूपी एटीएस की टीम और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। डॉक्टर परवेज को कल शाम लखनऊ से हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर परवेज अंसारी ने बताया कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया था, यानी कि दिल्ली में हुए इस धमाके से पहले ही डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे चुका था। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई हैं। रुचि, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का लिंकेज फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से किस तरह से जुड़ता है? देखिए, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से तो वेपन बरामद हुआ है, तो उनका तो सीधा लिंक मिल रहा है। लेकिन जहां तक डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का सवाल है, डॉक्टर परवेज का जो घर है लखनऊ में IIM रोड पर, वहां जब जांच एजेंसी पहुंची थी जिसमें यूपी एटीएस और जम्मू की पुलिस थी, करीब 5 घंटे मीनाक्षी वो उस घर के अंदर रही। घर में ताला बंद था, ताला तोड़ा गया, अंदर गई जांच एजेंसीज और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ कई चीज़ें ऐसी मिली जिससे जांच एजेंसीज, यूपी एटीएस, जम्मू पुलिस को ऐसा लगा कि डॉक्टर परवेज भी इस पूरा जो ये आतंक का मॉड्यूल था इसमें शामिल था। वहाँ से बहुत सारे गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर ये जांच टीम गई है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और हिरासत में डॉक्टर परवेज को लिया गया है। वो भाई है डॉक्टर शाहीन का और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस मॉड्यूल से पहले कौन जुड़ा, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज। और क्योंकि वो लखनऊ में रहता था तो किस तरह का यूपी में क्या कुछ करने की साजिश हो रही थी, किस तरह का मॉड्यूल उनका यहाँ काम कर रहा था, ये सब चीज़ें पूछताछ डॉक्टर परवेज से की जा रही हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज से बात हुई उनका कहना है कि इस पूरे रुचि आप बनी रही है हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से भी लगातार गिरफ्तारियों के सिलसिले की खबर सामने आ रही है, जहां पर शोपिया के रहने वाले एक इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हुई है। इरफान अहमद श्रीनगर की एक मस्जिद का इमाम है। इसके ऊपर आरोप ये है कि ये डॉक्टर्स को रेडिकलाइज
ह्यूमनाइज करने का काम कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। और इसमें अकेले इरफान अहमद की ही भूमिका नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी भी उसमें इसका सहयोग कर रही थी। जांच एजेंसी ने जब छानबीन की है तो इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को इरफान अहमद के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। है ये मस्जिद हज़रत अली हनफिया मस्जिद है। यहाँ पर 2019 से जो है इरफान जो मुफ्ती के नाम से जाना जाते थे, यहाँ पे इमामत करवाते थे और बच्चों को जो है वो कुरानी दर्स देते थे, तालीम देते थे। हालांकि उसका एक अच्छा रिकॉर्ड इस इलाके में था। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने कभी जहाद के बारे में कोई स्पीच नहीं दिया है, बल्कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, एक अच्छे इंसान थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा कनेक्शन जो है फरीदाबाद तक जुड़ा होगा, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई यहाँ पर उस इमाम का एक रूम भी था जहाँ पर वो रहता था। पुलिस ने उस रूम से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर्स जो है यहीं से बरामद किए हैं। तो निसंदेह ही जो बात सामने आ रही है कि इस पूरे नेटवर्क का, जिसमें ये इरफान मौलवी जो मुफ्ती के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके तार कहीं ना कहीं सीधा फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरफान की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि इरफान नौगाम मस्जिद में बच्चों को तालीम देने का काम करता था। इरफान के पड़ोसियों ने क्या कहा है, हालांकि किसी भी पड़ोसी को क्या इत्तला होगी कि उसके बगल में रहने वाला व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने क्या कहा वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। शकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इरफान जो मुफ्ती थे यहाँ पे 2019 के बाद आए थे, कोविड के बाद यहाँ पे कुरान पढ़ाते थे, आपकी इमामत करते थे मस्जिद में। उन पर एक बहुत बड़ा आरोप है और ये भी कहा जाता है कि इसी मस्जिद में जो उनका रूम था वहाँ से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर बरामद किए गए। नहीं, वो बात हमें पता नहीं है वो बात कि, मगर ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों को देखता था वहाँ के, जो कोई डरता था या कुछ, तो हम जाते थे उनके यहाँ, तो हमने वहाँ कुछ नहीं देखा। जिस दिन हम जाते थे उस दिन तो कोई नहीं था, पता फिर भी पता नहीं कि। तो पुलिस किसे क्या जानकारी आपको मिली जब उनको अरेस्ट किया गया? नहीं, हमें जानकारी मिली कि पोस्टर कुछ निकले हैं उनके सब ना उनके पास, तो बस वही, और कुछ नहीं हमें पता था। तो पोस्टर इसी इलाके में लगे हुए थे? नहीं, यहाँ इस इलाके में नहीं लगे। इस इलाके में नहीं? नहीं। ऐसे सुना है कि कहीं बाहर कहीं लगे हुए या कहीं पकड़े हुए, तो बस बाकी हमें पता नहीं था। इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं कि ये मौलवी साहब की किसी तंजीम के साथ कोई है, लिंक है या कुछ है। तो हमने जब से उसको पकड़ा है तब से हमें पता चला कि लिंक है, कुछ है या पोस्टर पकड़े हैं। तो उससे पहले तो हमें ये दिमाग में नहीं था कि ऐसी बात होगी। शॉकिंग है जब आपने ये सुना इस तरह ये से। बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे सलूक से रहते थे, यहाँ बच्चों के साथ प्यार करते थे, बड़ों के साथ भी इज्जत करते थे, और ऐसी कोई बात, जहाद की कोई बात ही नहीं उन्होंने की मस्जिद में। जब भी वो आवाज़ पढ़ते थे तो वो खाली अल्लाह के बातें करते थे बस। तो जब आपने सुना कि ये इतना बड़े जो है एक किंग है, मास्टरमाइंड है, पोस्टर इसने लगाए थे, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? पुलिस की तरफ से आपने पूरा एश्योरेंस दे दिया, और सपोर्ट पूरा पुलिस को दे दिया इसके बारे में सारी जानकारी? नहीं, हम क्या बता सकते, इस बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट और ऐसी बातें हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। एक शॉकिंग बात है, शॉकिंग तो है ही। पढ़ाता है, हाँ, वो तो कुरान पढ़ाते थे, वो दरसगाह चलाते थे यहाँ, तो सारे बच्चे जाते थे और बड़े भी उनके पास कुरान पढ़ते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये ना इतना बड़ा ये मसला हो जाएगा।